अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये जनाब हम 30 से आगे के क्वेश्चन करने लगे हैं कुछ, तो साथ साथ आपको बताते जाते हैं। ठीक है, नहीं जी। मोनोपोलिस्ट कंटिन्यू टू इंक्रीज आउटपुट एज लॉन्ग एज, ठीक है। तो मोनोपोलिस्ट तो भाई उस टाइम तक चलता है जब तक उसको प्रॉफिट हो रहा हो। तो उसका जब तक मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट से आने वाला रेवेन्यू, आने वाली कॉस्ट से जब तक ज्यादा रहेगा वो काम करता रहेगा। तो इसका बेहतर ऑप्शन ए है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। 32, इफ द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी विच कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, आपको पता है प्राइमरी वाला सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, ठीक है, आपको पता ही होगा। और जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, उसको सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। लें जी, तो इसका मतलब तो ये हो गया, हमारा ऑप्शन है सेकेंडरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर जो होता है वो उसको कहते हैं, क्या नाम है इसका, हमारे टर्शरी सेक्टर जो होता है वो हमारी होता है सर्विसेज वाला। ओके, आगे चलते हैं। विच इज नॉट इन्वॉल्व इन जीडीपी। जीडीपी में इंपोर्ट्स की वो उसको लेस कर देते हैं ना, प्राइसेस को। हाँ, हमें पता है, इसका पता है। ठीक है, तो हमें 33 का भी पता चल गया। ओके ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ओके, और इसके बारे में भी हमें पता चल गया। जरा आगे चलते हैं। गवर्नमेंट विल काउंटर, ठीक है, कौन से वाला, ठीक है, विल काउंटर। 2 ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो हमें डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय डिक्रीजिंग, नहीं इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेंगे, मनी सप्लाई बढ़ेगी, डिमांड और बढ़ेगी। डिमांड पुल इन्फ्लेशन बाय इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, हाँ ये ठीक है। ठीक है, ये वाली बात हमें समझ आती है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी, उनके पास पैसे नहीं होंगे, तो फिर जो है एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट करेगी। जब एग्रीगेट डिमांड बैकवर्ड शिफ्ट करेगी तो क्या हो जाएगी जनाब, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी। ये वाली बात हमें समझ आती है। अगली बात, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बाय वेज लिमिट पॉलिसी। ओके, अगर वेज कम होंगे तो कॉस्ट कम होगी, जब कॉस्ट कम होगी तो कॉस्ट वाली इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। नहीं जी, मेरे आंसर है बी और सी। ठीक हो गया, चलिए आगे चलते हैं। द कंसेप्ट इज जे कर्व, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, जब हम डेफिसिट, ये सरप्लस है, डेफिसिट से सरप्लस की तरफ जाते हैं तो ये जे कर्व का कंसेप्ट है, ये भी हमें पता है। ठीक है, ले जी, तो 35 का हमें पता चल गया कि ये जे कर्व है। आगे चलते हैं तो हमें विच इज़ लाइकली टू अकर इज करंट अकाउंट ऑफ पाकिस्तान। करंट अकाउंट है पाकिस्तान डेफिसिट, इसका मतलब है एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हो तो अल्टीमेटली हमारी करेंसी डी वैल्यू होगी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी विल फॉल, हमारी करेंसी डी वैल्यू हो जाएगी। तो ए पॉइंट। आगे कंसीडर द फॉलोइंग डायग्राम, देख लेते हैं किधर गया डायग्राम। लें जी, ये ट्रफ आ गया, इसके बाद ये रिकवरी है, बूम पे पहुंचे तो ये जनाब फिर रिसेशन शुरू हो जाएगी। तो पॉइंट बी कौन सा है, ये गलत लिखा, ये गलत लिखा, हमारा पॉइंट बी है रिकवरी। रिकवरी कब होती है, जब हम ट्रफ से ऊपर की तरफ जाते हैं। ये ट्रफ है, ये रिकवरी है, ये बूम है, ये रिसेशन है, ये फिर ट्रफ है, ये फिर रिकवरी है। हाँ, हमें पता चल गया, इसका हमें अच्छा पता चल गया। ठीक है, हम आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि जनाब 38 पे क्या कहता है। ठीक है, 38 पे पहुंचे। विच इज अकाउंटेड फॉर इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या करनी है, इम्प्रूव करनी है, उसमें पहले आ रहा है डेफिसिट। तो भाई इंपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट कर दें, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी तो आपकी जो है वो आउटफ्लो कम हो जाएगा, करेंसी का, पैसों का जो है, तो आपकी मनी जो है वो यूँ समझ लें, उस पे जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट की बजाय किसकी तरफ चला जाएगा, सरप्लस की तरफ। ओके है, आगे चलते हैं, नहीं बल्कि इसमें बाकी देख लें। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, करेंसी को अप्रिशिएट करते हैं तो जनाब एक्सपोर्ट मजीद क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड तो इसका कोई ख़ास ताल्लुक नहीं है। इंक्रीज इन इंपोर्ट, इंपोर्ट बढ़ा देंगे तो डेफिसिट और बढ़ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो ए वाला बिल्कुल ठीक है।
हम चलते हैं 39। मनी सप्लाई कर्व हमें पता है, मनी सप्लाई कर्व इस तरह से होती है, मनी डिमांड इस तरह से होती है। तो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है? जी जी ये वर्टिकल है, सॉरी। तो मनी सप्लाई MS जिसको कहते हैं वो क्या है जनाब? वो वर्टिकल है। किधर है? बी वर्टिकल, जी बी वर्टिकल है। उसके बाद 40 जो है नॉर्मल प्रॉफिट अकर्स इन अल्हम्दुलिल्लाह, नॉर्मल प्रॉफिट अकर्स इन परफेक्ट कंपटीशन। कब कब होता है यार नॉर्मल प्रॉफिट? ये एवरेज रेवेन्यू है, ठीक है। ये मार्जिनल कॉस्ट, ये जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे हमारा क्या बन जाता है? वहाँ पे हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट बन जाता है। और एवरेज कॉस्ट कहाँ से गुजरती है? एवरेज कॉस्ट बिल्कुल उसी जगह से गुजरती है जहाँ पे एवरेज जो है वो तो नॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। क्योंकि एवरेज कॉस्ट नीचे चली जाएगी तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और एवरेज कॉस्ट ऊपर चली जाएगी तो हमारा क्या बन जाएगा जनाब? हमारा इसको क्या कहेंगे जनाब? लॉस बन जाएगा, नॉर्मल लॉस, ठीक है। तो व्हेन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, यानी 41 पे आते हैं। इफ डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। इफ डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व किसकी होती है? हमने देखा था परफेक्ट कंपटीशन में कहीं मिलता है। ये देखिए, ये हमारी एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू डिमांड, और ये परफेक्टली इलास्टिक है, ठीक है। तो फिर इसकी इलास्टिसिटी कितनी होती है? डिमांड कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक इस तरह से होती है, ठीक है। जो है परफेक्टली इनइलास्टिक यूं होती है और परफेक्टली इलास्टिक इस तरह से होती है। तो फिर इसकी इलास्टिसिटी इनफिनाइट होती है, उसकी कोई हद नहीं होती, ठीक है। 41 हो गया। 42 पे चलते हैं मेरे बेटो, ठीक है। सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन, सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। भाई सप्लाई कर्व ऑफ परफेक्ट कंपटीशन बनाना पड़ेगा, परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है। तो ये बताएं कि यही जो है हमारी, ठीक है, सप्लाई कर्व परफेक्ट कंपटीशन में कैसी होती है जनाब? इस पर ये तो सोचने वाली बात है, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन है और सप्लाई कर्व है, तो जनाब ये तो थोड़ी सी भी प्राइस ऊपर नीचे हो तो उसमें तो बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। तो मुझे तो लग रहा है कि जनाब ये परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए। आप दोस्तों का 42 का तो मेरे ख्याल में डी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 43 प्राइस मैकेनिज्म इज इन फ्री मार्केट इकोनॉमी मेजरली अकाउंट फॉर, ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट शायद लगे। प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है, डिमांड और सप्लाई, फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से वो वाला हिसाब जो होता है डिमांड और सप्लाई वाला, ठीक है। तो ऐसी सूरत में जनाब आप क्या करते हैं? आप ऐसी सूरत में जो है टू सेटिस्फाई द वांट्स ऑफ गवर्नमेंट, नहीं मैं ज़रा एलिमिनेशन मेथड से करने लगा, फॉर गवर्नमेंट कंट्रोल। भाई फ्री मार्केट इकोनॉमी में कहाँ से गवर्नमेंट कंट्रोल? तो फुल सोशल नीड। भाई मार्केट इकोनॉमी कैपिटलिज्म में कौन से सोशल नीड है? तो बाकी कौन से वाले बचता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो प्राइस मैकेनिज्म जो होता है वो किसके लिए जो है वो ताड़ा जाता है, मापा जाता है? फ्री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। 44 पे चलते हैं। 44 कहता है जनाब, 44 कहता है आपका 44 जी 44 आपका जो है वो कहता है गवर्नमेंट इंक्रीजेज एग्रीगेट डिमांड बाय इंक्रीजिंग मनी सप्लाई। हाँ ठीक है, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा चीज़ों को खरीदेंगे, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, मनी सप्लाई। कॉन्टेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी नहीं, एग्रीगेट डिमांड तो आगे की तरफ जा रही है, ये तो एक्सटेंशनरी होनी चाहिए जी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी जी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी यही वाला। कॉन्टेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में मनी पॉलिसी कहाँ से आ गई? एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी नहीं, फिस्कल पॉलिसी। तो कुछ मेरी असाइनमेंट में डी ऑप्शन दिया हुआ है वो गलत दिया हुआ है, आपने इसका क्या कंसिडर करना है? बी ऑप्शन, क्योंकि मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी का है ना, ठीक है। तो नहीं जी जनाब, नेक्स्ट है विच आर द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक।
2। सीधा सीधा आसान आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्लियरिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। सप्लाई क्रेडिट कमर्शियल बैंक देते हैं, सेंट्रल बैंक नहीं देता। टू कंट्रोल द, पहला ए सही था। टू कंट्रोल द मनी सप्लाई, हाँ ये सेंट्रल बैंक करता है। टू कंट्रोल टैक्सेस, नहीं, टैक्सेस का काम तो जो है वो फिस्कल पॉलिसी का काम है, मॉनेटरी पॉलिसी में नहीं होता। ठीक हो गया। ये जी जनाब हमारे ये 15 भी पूरे